हेलो लर्नर्स। कुमार क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। और इसमें हमने प्रीवियस क्लास में जो है इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ा था। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चलिए हम ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। In the years after 1919, we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. How do we understand these developments? What implications did they have? तो देखिए ये है क्या चीज़। इसमें हमें बता रहे हैं कि 1919 के बाद के समय में नेशनल मूवमेंट जो है अलग अलग हिस्सों में जो है फैलने लगा था, और इसने बहुत सारे नए सोशल ग्रुप्स, सामाजिक समूह और संघर्ष करने के नए नए तरीके जो हैं डेवलप होने लगे थे। और किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ ये भी हमने जो है समझा, और किस तरीके से इम्प्लीकेशंस हमें उनकी देखने को मिली, या उनके क्या इम्प्लीकेशंस थी, क्या इफ़ेक्ट था उसका, क्या प्रभाव था, ये भी हमने जो है उसके बाद का देखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. It led to a huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans and increasing taxes. Custom duties were raised and income tax introduced. Through the war years, prices increased, doubling between 1913 and 1918, leading to extreme hardship for the common people. Villages were called upon to supply soldiers, and the forced recruitment in the rural areas caused widespread anger. Then in 1918, 1919, 1920, and 21, crops failed in many parts of India, resulting in acute shortages of food. This was accompanied by an influenza epidemic. According to the census of 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic. अब देखो बता क्या रहे हैं इस पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि जो वॉर है उसने बहुत सारी नई इकोनॉमिक और राजनीतिक स्थितियां जो हैं उत्पन्न कर दी थी। इससे बड़ी मात्रा में डिफेंस एक्सपेंडिचर देखने को मिला, यानी कि सुरक्षा के ऊपर जो सरकारों के खर्च थे वो बहुत बढ़ चुके थे, और इनको फाइनेंस करने के लिए, यानी कि इन खर्चों को पूरा करने के लिए हुआ क्या, इन देशों ने जो है दूसरे कंट्रीज से, दूसरे देशों से जो है युद्ध लड़ने के लिए जो है कर्जा लेना शुरू कर दिया था। और उस समय पर बड़े पैमाने पर टैक्सेस, कर भी बढ़ने लगे थे, और जिनमें कस्टम ड्यूटी, जब कोई सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लाया जाता है उस पर लगने वाले टैक्स को हम कस्टम ड्यूटीज़ कहते हैं। ये कस्टम ड्यूटीज़ भी बड़े पैमाने पर बढ़ने लगी थी, और उस समय पर इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन भी हो चुका था, यानी कि हमारी आय पर जो टैक्स लगता है, हमारी इनकम पर जो टैक्स लगता है, उसका भी उस समय पर इंट्रोडक्शन हो चुका था। और वॉर्स के पीरियड की अगर हम बात करें, जो युद्ध चल रहा था, महायुद्ध जो था, उसके सालों में लगातार जो कीमतें थीं वो बढ़ रही थी, और ऐसा कहा जाता है कि 1913 से लेकर 1918 के बीच में जो प्राइसेस, जो कीमतें थीं वो लगभग दोगुनी हो चुकी थी, और इससे बड़ा ही मुश्किल हो चुका था एक आम नागरिक के लिए। एक आम नागरिक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा था उस समय पर। उस समय पर जो गांव थे, गांव के लोगों से सोल्जर्स को सप्लाई करने के लिए कहा गया था, यानी कि गांव के लोगों को जो है फोर्सबली सोल्जर्स, यानी कि वहाँ उस समय आर्मी में जो है रिक्रूट कर दिया था, भर्ती कर दिया था रूरल एरिया से। और इससे भी बड़े पैमाने पर इस फोर्स्ड रिक्रूटमेंट की वजह से, इस ज़बरदस्ती आर्मी में जो भर्ती किया जा रहा था, इसकी वजह से भी रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा गुस्सा था बड़े पैमाने पर। और उसके बाद 1918 से लेकर 1919 और 1920 से 1921 के
बीच का जो पीरियड था, उस समय पर इंडिया के यानी कि हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में जो है फसलें खराब हो गई थी और इससे बड़े पैमाने पर जो है खाद्य पदार्थों की यानी कि भोजन की जो है शॉर्टेज होने लगी, कमी देखने को मिली। और इसके साथ साथ उसी समय पर ही जो है एक एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा भी जो है फैल चुका था। एक इन्फ्लुएंजा और एपिडेमिक बीमारी जो फैल चुकी, जैसे कि आपने देखा है कोविड-19 का, ठीक वैसे ही 1921 के आसपास जो है 1921 के आसपास एक ऐसी ही एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा बीमारी जो है फैली थी और इसने बड़े पैमाने पर जो है लोगों को डिस्ट्रक्ट कर छोड़ दिया था, तहस नहस करके छोड़ दिया था। और जो सेंसस है 1921 का, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि लगभग 12 टू 13 यानी कि लगभग 1.2 करोड़ से लेकर 1.3 करोड़ पीपल्स की उस समय पर फेमाइंस और इस एपिडेमिक की वजह से, इस आपदा की वजह से जो है बड़ी जो है मौतें हुई लोगों की। People hoped that their hardships would end after that war. The war was over. But that did not happen. At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. लोगों को आशा थी कि ये जो संघर्ष के समय में ये जो वॉर है, इस वॉर के ख़त्म हो जाने के बाद जो इस समय वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो जितना कठिन जीवन वो जी रहे हैं, इस वॉर के यानी इस युद्ध के बाद जो है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन सबको ये आशा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस समय पर जो है नए नए नेता, नए नए लीडर्स जो हैं उभर कर सामने आने लगे थे और उन्होंने नए नए तरीके बताने शुरू किए स्ट्रगल करने के, संघर्ष करने के। तो अब हम बात कर रहे हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह की। द महात्मा गांधी रिटर्न to India in January 1915. As you know, he had come from South Africa where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation which he called satyagraha. The idea of satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. Without seeking vengeance or being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence. This could be done by appealing to consciousness or conscience of the oppressors. People, including the oppressors, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept the truth through the use of violence. By this struggle, truth was bound to ultimately triumph. Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence could unite all Indians. तो देखो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से सत्याग्रह की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी जो हैं जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे और आप सभी जानते हैं साउथ अफ्रीका में उन्होंने किस तरीके से सक्सेसफुल तरीके से जो है, जो वहाँ पर नस्ल के आधार पर जो भेदभाव चल रहा था, नस्ल के आधार पर जो लोगों को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा था, उसको किस तरीके से बड़े पैमाने पर जो है हैंडल किया, जिसको उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया था। और जो सत्याग्रह का ये जो विचार था, ये जो आइडिया था, इसका जो मेन फोकस जो था वो था सच की ताकत के ऊपर और सच को खोजने से संबंधित था। इसका जो आइडिया था, इसका जो वो सच की पावर और सच को खोजने की ज़रूरत से संबंधित था। ये सजेस्ट करता था, ये एक तरह से कह सकते हैं, ये जो सत्याग्रह है ये लोगों को एक सजेशन दे रहा है एक तरह से कि अगर हमारा कॉज ट्रू है, अगर हमारा कारण सही है और हम जो है स्ट्रगल कर रहे हैं इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ, और तो वहाँ पर फिजिकल फोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है ऑपरेसर के अगेंस्ट लड़ने की। जो हमारा दमन कर रहा है, जो हमारे ऊपर जातियाँ कर रहा है, उससे स्ट्रगल करने के, उससे फाइट करने के लिए वहाँ पर फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके लिए हम क्या करें, उसके अगेंस्ट एग्रेसिव ना होकर, उसके गुस्सेल ना होकर, ठीक है, एक सत्याग्रही जो है
नॉन वायलेंस, बिना हिंसा के ही जो है आराम से जीत सकता है उस ऑपरेसर से। और ऐसा तभी हो सकता है जिसमें हम बड़े पैमाने पर जो ऑपरेसर है, जो दमन कर रहा है, ठीक है, उसके कॉन्साइंसेस, उसकी आत्मा को झकझोरें, उसकी आत्मा को चिंतन में डालें, और जिससे कि वो अपने जो उसकी जो वो गलत कर रहा है उससे वो बाहर निकल कर आ सके। इंक्लूडिंग द ऑपरेसर, जो ऑपरेसर्स थे, हम उनके पीपल और जिनके अंदर ऑपरेशंस भी इंक्लूड थे, उनकी हम बात करें, ठीक है, वो सच्चाई को देखें और इस सच्चाई को वो ज़बरदस्ती ना अपनाएं, इस सच्चाई को वो स्वयं ही अपनाएं और इसमें किसी प्रकार का वायलेंस उनके साथ ना किया जाए। इस स्ट्रगल के थ्रू जो है हर किसी को जो है ट्रुथ जो है अपनाने की बात कही जा रही थी, और इसमें ट्रुथ जो है एक तरह से ट्रम्प की तरह जो है इस्तेमाल किया जाता। महात्मा गांधी का मानना था कि इस धर्म जो कि नॉन वायलेंस है, जिसमें हम अहिंसा की बात कर रहे हैं, इस अहिंसा के धर्म के थ्रू, इस अहिंसा के धर्म के साथ में सारे इंडियंस को एक किया जा सकता है, ऐसा गांधी जी का मानना था। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, Mahatma Gandhi successfully organized satyagraha movements in various places. In 1917, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. Then in 1917, he organized a satyagraha to support the peasants of the Khera district of Gujarat. Affected by crop failure and plague epidemic, the peasants of Khera could not pay the revenue and were demanding that revenue collection be relaxed. In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagraha movement amongst cotton mill workers. अब ये जो पैरा है, इस पैराग्राफ में हमें बता रहे हैं जब महात्मा गांधी भारत में आए थे तो उनको अपने आगमन के बाद उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सत्याग्रह के मूवमेंट्स को, सत्याग्रह के इस आंदोलन को, ठीक है, देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत अच्छी तरह से जो है कंप्लीट किया था, सक्सेसफुल तरीके से वो कंप्लीट किया था। और बता रहे हैं इसमें कि 1917 में वो सबसे पहले चंपारण गए, जो कि बिहार के अंदर है। वहाँ पर उन्होंने जो पीजेंट्स थे, ठीक है, जो खेतों में काम करने वाले लोग थे, उनको बड़े पैमाने पर जो है इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि वो किस तरीके से जो है जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम है, जो दमनकारी प्लांटेशन सिस्टम है, उससे वो कैसे स्ट्रगल कर सकते हैं। उसके बाद 1917 में ही उन्होंने एक सत्याग्रह और जो है ऑर्गेनाइज़ किया था, ठीक है, इसकी शुरुआत की थी, जो कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में है, उनके पीजेंट्स के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात के, वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे क्रॉप फेलर होने की वजह से और प्लेग एपिडेमिक होने की वजह से। उस समय पर इंडिया में प्लेग बड़े पैमाने पर फैला था और उस समय पर क्रॉप भी जो है फेल हो गई थी, क्रॉप प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं था, और उनको सपोर्ट करने के लिए ही महात्मा गांधी ने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाकर सत्याग्रह की जो है शुरुआत की थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि बड़े पैमाने पर जब क्रॉप्स फेल हो गई और प्लेग एपिडेमिक आया तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो पीजेंट्स थे वो रेवेन्यू यानी कि जो टैक्सेस थे उन पर लगे हुए, जो लगान लगा हुआ था उनके ऊपर, उस लगान का पेमेंट नहीं कर पा रहे थे वो, और इसके लिए उन्होंने सरकार से उस समय पर ये मांग की थी कि उन्हें जो है इस टैक्स में जो है थोड़ी छूट कर दी जाए। और इसलिए, लेकिन इनकी बातों को सरकार नहीं मान रही थी। तब महात्मा गांधी जो वहाँ पहुँचे और उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत की थी और वहाँ पर इन पीजेंट्स की मांगों को जो है इसके थ्रू आगे बढ़ाया था। और 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए और वहाँ जाकर ही उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन को जो है कॉटन मिल वर्कर्स के लिए शुरू किया था। तो ये इसमें जो है सत्याग्रह की बात थी। फिलहाल हम इसको इतना ही देख रहे हैं, बाकी जो हम अगली वीडियो में आएंगे तो अगली वीडियो में हम देखेंगे द रॉलेट एक्ट और उससे आगे की जो हमारी वीडियोज़ हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।